हेलो गाइज, नमस्कार। मैं अपने तुम्हारे चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइज, जैसे कि हम लेकर आ रहे थे भाई आपके लिए यूपी टेट की क्लासेस जो कि कंटिन्यू चल रही थी ईवीएस की। ठीक है, उसी की ये तीसरी क्लास है और इसमें कि चैप्टर नंबर आपका 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 क्या आता है? जैव विविधता। यानी कि जो जैव होते हैं हमारे पास, उनकी विविधता कैसी होती है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को भी सम्मिलित करती है। यानी कि जो प्रजाति होते हैं, ठीक है, प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल परिस्थितियाँ, जो भी उनकी परिस्थितियाँ होती हैं, उनकी विविधता को भी सम्मिलित करती है। वही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। बात कर लेते हैं जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, इस पर विवाद है। माना जाता है कि 1980 ईस्वी में ए नोट्स एवं आई एम मैकेनेस द्वारा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा भाई? आई एम मैकेनेस द्वारा और ई नोट्स द्वारा 1980 में ईस्वी में इस जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट आगे है भाई जैव विविधता, जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप। जैविक विविधता का शब्द प्रयोग वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। यानी कि अगर बात करें हम जैविक विविधता शब्द का जो प्रयोग है वो किया था वाल्टर जी रोजेन द्वारा, वाल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे जैव विविधता एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है और यह विविधता 3 स्तरों में पाई जाती है। कौन कौन से स्तर होते हैं? नंबर 1 आनुवांशिक विविधता। ये कौन सी विविधता होती है भाई? जान लेते हैं। एक ही प्रजाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शा सकती है। प्रत्येक विशिष्ट प्रजाति की आंतरिक जीन संरचना अलग अलग होती है जो उन्हें अपनी ही जाति के सदस्यों से अलग पहचान देती है। उदाहरण के लिए अरबों मनुष्य एक दूसरे से अलग चेहरे रखते हैं। इसी तरह एक ही बकरे की 1000 नस्लें आनुवांशिक विविधता के कारण ही होती हैं। आनुवांशिक विविधता के कारण ही प्रजातियां पर्यावरण के अनुकूल हो पाती हैं। नेक्स्ट आती है जातीय स्पीसीज विविधता। नंबर 2 क्या होती है भाई दोस्तों? जातीय स्पीसीज विविधता। ये क्या कहती है? यह विभिन्नता प्रजातियों के स्तर पर है। किसी विशिष्ट प्रजाति की जातीय विविधता इस बात से तय होती है कि निर्धारित बायोम में उसकी संख्या पॉपुलेशन प्रत्येक प्रजाति के सभी जीवों की संख्या के अनुपात में कितनी है और इसको निम्न संबंध में मापा जा सकता है। नंबर 3 होती है जातीय समृद्धि स्पाइसी रेंजेस। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या कितनी है तथा उनका पर्यावरण के साथ अनुकूल कैसा है, इसकी माप निम्नलिखित 3 प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1 गाइस अल्फा, बीटा और गामा विविधता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा विविधता। ये क्या कहता है? अल्फा विविधता जातीय समृद्धि की संकल्पना से ही मिलती जुलती है, अर्थात एक क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या कितनी है, यह विविधता आनुवांशिक स्तर पर होती है। नंबर बी है गाइस आपका बीटा विविधता। यह उस मापन को बताता है जिसमें प्रजातियां पर्यावरणीय अंतरों के बीच परिवर्तित होती हैं। यह प्रजातीय स्तर पर होता है। नंबर सी है गाइस गामा विविधता। समान आवास के स्थानों के बीच में दूरी के साथ जाति बदलाव की दर को गामा विविधता कहते हैं। यह सामुदायिक स्तर पर होता है। एक क्षेत्र के अलग अलग पारितंत्रों में मौजूद संपूर्ण विविधता की माप इसके अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जातीय बाहुल्य स्पाइसीज एम्बुडेंस। एक क्षेत्र की कुल प्रजातियों का अनुपात किसी दूसरे क्षेत्र की प्रजातियों के अनुपात की तुलना में कितना अधिक है, इसकी माप जातीय बाहुल्य द्वारा होती है। इसकी माप जातीय बाहुल्य द्वारा होती है। नंबर नेक्स्ट आता है वर्गीकीय अथवा जातीय वृत्तीय। प्रजातियों के विभिन्न समूह के मध्य आनुवांशिक संबंधों को दर्शाती है। वर्गीकीय और अथवा जातीय वृत्तीय जैव विविधता ह्रास के निम्नलिखित कारण होते हैं। नंबर 1
आवासीय क्षति तथा विखंडन, यानी कि उनका कोई आवासीय क्षति होती है, घरों की क्षति या उनका बिखराव होता है। अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सहविलुप्तता। इसके अलावा बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बीमारियां जैसे प्राकृतिक कारक और प्रदूषण, आर्द्र भूमियों का भरना, मानवीय अधिवास और कृषि का विस्तार आदि प्रजातियों के विलुप्त के अन्य मानव जनित कारक हैं। जैव विविधता का संरक्षण हम बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या होता है? जैव विविधता का संरक्षण संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। अनेक पारितंत्रीय सेवाएं जिनके आर्थिक मूल्य का अनुमान लगाना भी असंभव है, वह जैव विविधता को बनाए रखने से ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियां हैं। नंबर 1 स्वस्थाने इंस्टीट्यू व बाह्य स्थाने। जैव विविधता संरक्षण की विधियां स्वस्थाने इंस्टीट्यू और बाह्य स्थाने एक्स2 हैं। अब इंस्टीट्यू में क्या क्या आते हैं? जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पवित्र उपवन और झीलें। और बाह्य स्थान एक्स2 में क्या आता है? चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक, जीन सफारी पार्क, उद्यान संवर्धन केंद्र और क्रायो प्रिजर्वेशन। और बाह्य स्थान एक्स2 संरक्षण होता क्या है, ऐसे भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। जैव विविधता के जैविक घटकों या दूसरे शब्दों में कहें तो संकटोत्पन्न पादप एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग किसी स्थान पर संरक्षित करना एक्स2 संरक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए चिड़ियाघर, बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, ठीक है, जीन बैंक तथा अन्य जीव सफारी पार्क आदि इसी विधि के अंतर्गत आते हैं। आजकल निम्न ताप परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकों के माध्यम से दुर्लभ प्रणालियों के युग्म को गैमेट को लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, जो बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक अन्य लाभ है। क्रायो प्रिजर्वेशन में पदार्थ को द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न ताप यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताकि सभी उपापचयी क्रियाएं निलंबित रहें। जीन बैंक तथा बीज बैंक क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। आनुवांशिक संसाधनों का बाह्य स्थानीय संग्रहण एवं संरक्षण जीन बैंकों एवं बीज बैंकों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NPBGR नई दिल्ली पौधों से संबंधित प्रजातियों तथा उगाई जाने वाली फसलों की किस्मों के बीजों को यह संस्थान संरक्षित रखता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ये पालतू पशुओं के आनुवंशिक पदार्थ का रख रखाव करता है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, यह संस्थान मछलियों की प्रजाति एवं अनुसंधान के संबंध में कार्य करता है। तो गाइस ये तीनों मैंने आपको राष्ट्रीय अनुसंधान बता दिए। आनुवंशिक संसाधन, ठीक है, ब्यूरो लखनऊ में पड़ता है मत्स्य का, राष्ट्रीय पशु का आपका करनाल हरियाणा में पड़ता है और राष्ट्रीय पादप का कहाँ पर है, दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट आता है स्वस्थाने इंस्टीट्यू संरक्षण। जब जैव विविधता के किसी एक स्तर या जीव कोष की प्रकृति आवास में ही संरक्षित करना होता है, तब संपूर्ण पारितंत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जीवों को अपने प्राकृतिक आवास, भोजन तथा अन्य गतिविधियों के लिए दूसरे जीवों से अंतःक्रिया इंटरसेक्शन करनी पड़ती है। इस विधि को स्वस्थाने या इंस्टीट्यू संरक्षण कहते हैं। जिससे कि इसके बारे में प्रत्येक देश के लिए अपने संपूर्ण पारितंत्र को संरक्षित करना आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी और अव्यवहारिक होता है। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए जैव विविधता और स्थानिक जातियों की उपलब्धता से परिपूर्ण कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से काफ़ी उत्पादक होते हैं। इन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। पूरे विश्व में पहले जहां इनकी संख्या 25 थी, वहीं वर्तमान में यह संख्या बढ़कर
34 हो गई है। यानी कि पूरे विश्व में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो कितने हैं गाइस, 34 हैं वर्तमान में। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के 3 क्षेत्रों का चयन किया गया है। वे क्षेत्र हैं आपके पश्चिमी घाट व श्रीलंका, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय। कभी कभी इंडो बर्मा क्षेत्र को हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके कारण हॉटस्पॉट की संख्या जो है 2 हो जाती है। क्लियर गाइस। अब पवित्र उपवन में पवित्र झीलें। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत भारत एवं कुछ अन्य एशियाई अफ्रीकी देशों में पवित्र वनों के रूप में जैव विविधता के संरक्षण की परंपरागत कार्यनीति प्रचलित है। ये छोटे छोटे वन होते हैं जो धार्मिक पवित्रता के कारण आदिवासी समुदाय के द्वारा संरक्षित हैं। पवित्र वन भारत के कई राज्यों में स्थित हैं, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय आदि। सिक्किम में खेचियोपलरी झील को लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है, जिससे जलीय पौधों व जंतुओं को संरक्षण मिलता है। राज्य और तथा पवित्र उपवन में स्थानीय नाम क्या क्या है। आंध्र प्रदेश में पवित्र वन होते हैं, अरुणाचल प्रदेश में गुम्पा वन है, मणिपुर में खास तो गमखाप, मोहाक पवित्र बांस रिजर्व आदि हैं। ओडिशा में आपके जो जाहिरा, राजस्थान में जोग माया कोरांस, उत्तराखंड में देवभूमि बुग्याल, कर्नाटक देवारा कांडू, मेघालय में किला लिंगदो, किला न्याम और महाराष्ट्र में देवराई देवगुड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है, बायो रिजर्व जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्य भूमियों का सम्मिलित रूप जो वृहद स्थलीय या जलीय पारितंत्र को समाहित करता है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। हालांकि किसी भी क्षेत्र को जैव मंडलीय क्षेत्र का दर्जा तभी मिल सकता है जब संबंधित देश की सरकार उसे नामित करे और यूनेस्को अपने MAB मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत उसे मान्यता दे। हालांकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र उसी देश के क्षेत्राधिकार में होते हैं जहां वे अवस्थित होते हैं। एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र 3 भागों में बटे होते हैं जो आपस में अंतर्बंधित क्षेत्र हैं। नंबर 1 केंद्रीय क्षेत्र यानी कि कोर जोन, स्थानिक एंडेमिक प्रजातियों और प्रजातीय विविधता से भरपूर क्षेत्र जहां मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है। केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है या वन्य जीव अभयारण्य का कुछ आरक्षित भाग भी। नंबर 2 होता है बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र क्या होता है गाइस, बफर जोन केंद्रीय क्षेत्र अपने प्राकृतिक अवस्था में बना रहे इसके लिए केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर एक परिक्षेत्र के रूप में बफर जोन बनाया जाता है। इसका प्रयोग कुछ पर्यावरण शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, मत्स्य पालन, पशुचरण तथा प्रायोगिक अनुसंधान आदि के लिए किया जाता है। नंबर 3 होता है गाइस संक्रमण क्षेत्र यानी कि ट्रांजिशन जोन। संक्रमण क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का बाह्यतम भाग होता है जो सामान्यतः परिसीमित नहीं किया जाता। फिर भी इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के सहयोग एवं सामंजस्य पर आधारित गतिविधियां संपन्न होती हैं, जिसमें जैव मंडल के संरक्षण और प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसमें मानवीय अधिवास, कृषि क्षेत्र, प्रबंधित वन सभी सम्मिलित रूप में पाए जाते हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आगे इसमें अब ये होता है हमारे पास संक्रमण जोन। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, ये कोर क्षेत्र होती है बीच की, इसके साइडों में जो होता है बफर जोन होता है और सबसे लास्ट में जो होता है ऊपर वो होता है संक्रमण क्षेत्र। तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चैप्टर नंबर 2 जो है गाइस ये आपका खत्म हो चुका है जैव विविधता वाला। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो गाइस ये क्लास यहाँ तक के लिए।